Good morning, students, and welcome to Chemistry Concept. Chapter 5 Surface Chemistry. और सरफेस केमिस्ट्री में आज का अपना हॉट टॉपिक है नेचर ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट. नेचर ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट, या तो फिर आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट. इंपॉर्टेंट फीचर्स सॉलिड कैटालिस्ट के कौन कौन से हैं बच्चों? तो सॉलिड कैटालिस्ट एक्चुअली होते क्या है? सॉलिड कैटालिस्ट में आज तक हमने जो जो कैटालिस्ट यूज किए हैं वो याद करो. जैसे आयरन पाउडर कहीं यूज किया है तो आयरन का ऑक्साइड यूज किया है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड सुना था, प्लेटिनम सुना था. तो एज अ सॉलिड कैटालिस्ट जनरली वी आर यूजिंग मेटल, फिर मेटल ऑक्साइड्स हम लोग यूज करते हैं, या फिर कहीं कहीं पे क्यूप्रस सल्फाइड एज अ कैटालिस्ट, ऐसा पढ़ा है ना, क्यूप्रस सल्फाइड एज अ कैटालिस्ट. तो मेटल सल्फाइड भी हम यूज करते हैं एज अ कैटालिस्ट, क्ले यूज करते हैं, एटसेट्रा. तो एज अ सॉलिड कैटालिस्ट nowadays we are using metals, metal oxides, metal sulfides, clay etc. ठीक है. now वो कैसे होने चाहिए? तो they can be used in pure form or in mixture form. तो यानी ये लोग प्योर फॉर्म में भी ले सकते हैं हम, या एक साथ दो कैटालिस्ट के मिक्सचर भी लेंगे. अभी हम 2-3 कैटालिस्ट का यूज करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो प्योर भी हो सकता है और किसी और ऑक्साइड के साथ आप मिक्स करके भी यूज कर सकते हो. तो ये तो काफी इजी सा टॉपिक है बच्चों, सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन टॉपिक है. तो पहले आज हम ये टॉपिक खत्म करते हैं नेचर ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट, जो कि 1 आवर में हो जाएगा. और उसके बाद का टॉपिक हम यूज करेंगे आपकी टेक्स्ट बुक वाला जो है वो कौन सा, एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल वाला, कि एड्सॉर्प्शन थियरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, इसके बाद पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट कर दिया है. अब तक जो लोग नहीं कनेक्ट हुए हो वो जल्दी से कनेक्ट हो जाओ. वेट फॉर 1 मिनट. सॉलिड कैटालिस्ट, उसके बारे में कि भाई एज अ सॉलिड कैटालिस्ट वी आर यूजिंग मेटल ऑक्साइड्स, मेटल सल्फाइड्स, क्ले एटसेट्रा. एंड किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं हम? तो दे कैन बी यूज्ड इन प्योर फॉर्म और इन अ मिक्सचर फॉर्म. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन अगेन maybe it is in crystalline form, maybe it is in crystalline form, और क्रिस्टलाइन का ऑपोजिट क्या?
amorphous और फाइन पार्टिकल फॉर्म, फाइन पार्टिकल फॉर्म। तो हम लोग उसे क्रिस्टलाइन फॉर्म में यूज कर सकते हैं, या फिर वो एमोर्फस हो सकता है या फाइन पार्टिकल भी हो सकता है। तो बच्चों इसमें ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे हम। सो देयर सर्टेन मेजर कैरेक्टरिस्टिक, उसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है एक्टिविटी। एक्टिविटी, तो ये एक्टिविटी उसका मतलब क्या? द बेसिस of activity of catalyst is depend on the strength of chemical adsorption। बच्चों कोई चीज को हम मार्केट में परचेज करने के लिए जाते हैं, जैसे आज मुझे मोबाइल परचेज करना है, ठीक है। तो मोबाइल लेने के लिए मैं मार्केट जा रही हूं, तो ऑब्वियसली मेरा गोल यही होगा कि मुझे मोबाइल लेना है। तो मैं सोचूंगी कि इसके फीचर्स के बारे में, कि कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, इसमें नए अपडेट क्या है, कौन कौन से नए फीचर्स है जो मेरे पुराने मोबाइल में नहीं थे, तो वो सब मैं सोचूंगी। यानी कि मैं मोबाइल परचेज कर रही हूँ तो मेरा माइंडसेट होगा कि उसका फीचर्स क्या क्या होगा। वैसे मेरी इंडस्ट्री है, तो मेरी इंडस्ट्री में मेरे जो केमिकल रिएक्शंस है उसमें अगर मुझे कैटालिस्ट सिलेक्ट करना है, केमिकल कोई रिएक्शन में कैटालिस्ट सिलेक्ट करना है, तो उसके फीचर्स को देखना पड़ेगा कि मेरे कैटालिस्ट के फीचर्स कैसे होने चाहिए। तो उसमें सबसे पहला फीचर, जैसे मोबाइल कैमरा तो मेगापिक्सल, वैसे ही ये जो हमारा कैटालिस्ट है उसके फीचर्स में आता है एक्टिविटी। क्या आता है बच्चों? एक्टिविटी। तो अब एक्टिविटी वाला फीचर्स मतलब क्या? तो एक्टिविटी किस बेस पे डिसाइड करोगे आप? तो इट इज डिसाइडेड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल एडसॉर्प्शन, यानी कि उसकी केमिकल एडसॉर्प्शन करने की कैपेसिटी क्या है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कैटालिस्ट का रोल क्या है ना। तो आपको पहले मैं कैटालिस्ट का रोल समझा दूं कि कैटालिस्ट करेगा क्या, तो वो समझते हैं, फिर बाद में मैं समझा रही हूं आपको। तो कैटालिस्ट का रोल, चलो मान लो बच्चों मेरे पास कोई दो रिएक्टेंट है ए और बी, एंड मुझे प्रोडक्ट मिलेगा सी, ठीक है। तो अब ए और बी वो रिएक्शन कर नहीं रहे हैं अच्छे से, इनके बीच का रिएक्शन धीरे धीरे हो रहा है। हमारा पर्पस है हम कैटालिस्ट डाल देंगे। अब हम कैटालिस्ट क्यों डालेंगे? तो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। तो ऑब्वियसली आप सोचोगे कि कैटालिस्ट ऐसा क्या करेगा जो कि रिएक्शन फास्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा बच्चों कि क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। तो मैंने आपको केमिकल काइनेटिक वाले चैप्टर में चिल्ला चिल्ला के 3 बातें सिखाई थी कि इन दोनों की केमिस्ट्री जो है वो अगर जम नहीं रही है तो उसका रीजन क्या हो सकता है। तो देर आर 3 conditions required for any chemical reaction।
इसमें से फर्स्ट वाला है, इन दोनों के बीच में जोर से, ये ए है ये बी है, तो ऐसे जोर से कॉलिजन होना चाहिए। जब जोर से कॉलिजन होगा तो ही इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड बनेगा तो ही प्रोडक्ट बनेगा। यानी ए और बी अभी ऐसे है, आराम से नजदीक आ रहे हैं, और ये कॉलिजन हुआ तो क्या मजा आया, कुछ भी नहीं। और ये कॉलिजन हुआ तो कुछ मजा आए। यानी बच्चों ए और बी वो तब रिएक्ट करते हैं जब उनके बीच में कॉलिजन होता है। अब दूसरी कंडीशन, एक तो कॉलिजन पहले तो होना चाहिए, दूसरी कंडीशन वो कॉलिजन प्रॉपर एनर्जी से यानी जोरों से होना चाहिए, है ना। तो कॉलिजन होना चाहिए पहली बात। दूसरी बात कॉलिजन प्रॉपर डायरेक्शन से होना चाहिए। और तीसरी बात, हाँ दूसरी बात कॉलिजन प्रॉपर एनर्जी वाला होना चाहिए। और तीसरी बात कॉलिजन प्रॉपर डायरेक्शन वाला। अभी इन दोनों के बीच में कॉलिजन ऐसे होगा तो कुछ बात बनेगी, बट ऐसे होगा तो मजा ही नहीं आएगा, है ना। तो कॉलिजन के लिए प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर एनर्जी और कॉलिजन, ये 3 रिक्वायरमेंट की जरूरत है, तब जाके रिएक्शन होता है। अब इन तीनों कंडीशंस में से एक आध कंडीशन भी फुलफिल अगर नहीं होती है तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। अब उस रिएक्शन को फास्ट कैसे किया जाए, तो कैटालिस्ट डालोगे ना, तो कोई भी कैटालिस्ट रहेगा ना, मोस्ट प्रोबेबल अच्छे कैटालिस्ट आपको मिलेंगे D&F ब्लॉक से। और वैसे भी बच्चों आपने जितने भी कैटालिस्ट अब तक सुने हैं, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, वेनेडियम, जितने भी कैटालिस्ट सारे D&F ब्लॉक के होंगे, मोस्ट प्रोबेबल सारे, कॉपर, क्यूप्रस। तो क्यों, तो इनके पास ये बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है, इनके फीचर्स जोरदार हैं D&F ब्लॉक वाले मेटल्स के। और उनकी सरफेस पे ऐसे पीक पॉइंट होते हैं, और ये पीक पॉइंट जो होते हैं वो रिएक्टेंट को अट्रैक्ट करने में मदद करते हैं। इनके ऊपर मैग्नेटिज्म होता है। क्यों होता है वो D&F ब्लॉक में पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि D&F ब्लॉक के जो भी कैटालिस्ट हम यूज करते हैं उनकी सरफेस स्मूदी नहीं होती है, ऐसे पीक वाली होती है। और हर एक पीक पे फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मैग्नेटिज्म आता है। अब बच्चों ये मैग्नेटिज्म की वजह से ए को वो अट्रैक्ट करेगा, बी को वो अट्रैक्ट करेगा, और दोनों को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो वही चीज है, व्हाट इज एक्टिविटी। तो जो कैटालिस्ट हम सिलेक्ट करते हैं ऑन विच बेस, तो ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल एब्सॉर्प्शन, यानी कि दूसरों को एब्जॉर्ब करने का उसका पावर कितना है, ठीक है। तो एक्टिविटी मतलब कि ये एब्जॉर्ब कितना कर पाता है। अच्छा हाँ, इसमें पार्शियलिटी भी नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज पार्शियलिटी, तो अगर वो ए को अट्रैक्ट करता है तो वो बी को भी करे। सिर्फ ए को करेगा तो ए पूरा जो एब्सॉर्प्शन है इसकी वजह से सारा सरफेस कवर कर लेगा, तो बी के लिए तो जगह ही नहीं है, तो बी कहाँ में बैठेगा, समझ रहे हो। तो इसका एब्सॉर्प्शन ऐसा होना चाहिए कि वो दोनों से प्यार करे, वो ए को बुलाए तो वो बी को भी बुलाए। तो ये है इसकी एक्टिविटी। तो बच्चों आप समझ रहे हो ना कि जो भी कैटालिस्ट है उसका पहला फीचर है एक्टिविटी, और ये जो फीचर है एक्टिविटी, इट मीन्स दैट कि वो जो कैटालिस्ट है वो अपनी सरफेस पे कितना एब्सॉर्प्शन करता है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है एब्सॉर्प्शन की, वो देखी जाती है। और वो स्ट्रेंथ भी ऐसी होनी चाहिए कि वो दोनों रिएक्टेंट को अपनी सरफेस पे वो अच्छे से एब्जॉर्ब करना चाहिए। किसी एक को अगर अच्छे से उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर दूसरे को चांस नहीं लगेगा। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नॉट दैट, ये बोर्ड में भी पूछते हैं, नॉट दैट, बोर्ड में ये पूछते हैं, इट इज नोटेड दैट कैटालिटिक एक्टिविटी, आप भी नोट डाउन, मैं इसलिए लिख रही हूं
ताकि धीरे धीरे आप भी लिखो तो आपके ब्रेन के साथ इसका कोई कोलिजन हो जाए जोर से, तो आपका भी प्रोडक्ट बन जाए। तो कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीजेस, सुनना ध्यान से, इंक्रीजेस एज वी मूव टूवर्ड्स, as we move towards metals, as we move towards metals from group number 5 to group number 11। याद रहा कि डी एंड एफ ब्लॉक में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ग्रुप है। ये थर्ड ग्रुप से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 एंड 12 तक जाता है। तो जैसे ही आप ग्रुप 3 से, ग्रुप नंबर 5 से 11 की तरफ जाओगे तो कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है। सो बेस्ट कैटालिस्ट आर इन 11th ग्रुप। और आपने देखा है, आप पीरियोडिक टेबल आज देखना, 11th वाले ग्रुप में कौन है पता है? गोल्ड, प्लेटिनम। 9, 8, 10, 11 में देखोगे आप तो आपको तो गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, निकल, पैलेडियम सब मिल जाएंगे। तो ये सारे जो है इधर वाले ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो ये 10 नंबर के और 11 नंबर ग्रुप के जितने भी मेटल है उनकी एक्टिविटी बेस्ट है। उनका कौन सा फीचर बेस्ट है? एक्टिविटी वाला फीचर, इसलिए हम उनको ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, अब दूसरी बात पे फोकस कर ले कि सेकेंड फीचर क्या है वो बता दो मैडम। पहला बताया तो सेकेंड वाला भी बता दो। तो सेकेंड वाला है सिलेक्टिविटी। सेकेंड वाला फीचर कौन सा है? सिलेक्टिविटी। कौन सा फीचर है सेकेंड वाला? सिलेक्टिविटी। अब सिलेक्टिविटी मतलब क्या? तो द सिलेक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट मीन्स the reaction should be pushed, the reaction should be pushed in such a direction, reaction should be pushed in such a direction so that the required product can be obtained. For example, चलो ये सिलेक्टिविटी, इसको विथ एग्जाम्पल मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा तब जाके आपको समझ में आएगा कि सिलेक्टिविटी रिएक्शन को कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है। मैं क्या बोल रही हूं कि रिएक्शन को कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है, वो चीज कैटालिस्ट से बेटर कोई नहीं जान सकता। समझे? जैसे आपके घर में बेसन है, ठीक है, रॉ मटेरियल में बेसन है, तो बेसन से जरूरी नहीं कि सिर्फ भजिए या पकोड़े बने। बेसन से कड़ी भी बनेगा, बेसन से मोहन थाल भी बनता है, बेसन से बहुत सारे डिफरेंट आइटम बन सकते हैं। तो अब बेसन हमारा रिएक्टेंट है,
लेकिन देर आर सो मैनी प्रोडक्ट फ्रॉम बेसन। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, तो कौन सा प्रोडक्ट आपको चाहिए वो डिपेंड्स ऑन कुक, यानी कुकिंग वाले के दिमाग में क्या चल रहा है उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अब बच्चों, आपका रॉ मटेरियल एक ही है, लेकिन आपको उसमें से डिफरेंट डिफरेंट पकोड़े बनाने हैं, भजिए बनाने हैं, मोहनथाल बनाना है, क्या बनाना है, उसके हिसाब से आपको कुक सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर हमारा रॉ मटेरियल है, यहाँ पे मैं अपना बजर ऑन कर रही हूँ, बजर बज चुका है बच्चों। बी अलर्ट ऑन दैट टॉपिक। ये IMP गुजकेट वाले बच्चों के लिए, बोर्ड वाले बच्चों के लिए, नीट जी वाले बच्चों के लिए। तो दिस टॉपिक हियर इट इज वेरी वेरी मोस्ट IMP फॉर MCQs। थियरी पोर्शन के लिए तो है ही है, बट MCQs के लिए यहां से क्वेश्चंस आते हैं। इफ वी हैव रॉ मटेरियल वाटर गैस, चलो बच्चों मन में याद करो कि ये वाटर गैस किसका मिक्सचर था। वाटर गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विथ हाइड्रोजन गैस। इफ वी हैव वाटर गैस इज नॉन एज साइन गैस इसको बोलते हैं, बिकॉज सो मैनी हाइड्रोकार्बन्स आर सिंथेसिस फ्रॉम दैट गैस। तो CO+3H2 वाटर गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है ये। तो इन दोनों के बीच में आपको रिएक्शन करवाना है। कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, मैंने हाइड्रोजन गैस लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया और मैंने हाइड्रोजन गैस लिया, है ना। ये 1 मोल, ये 2 मोल, ये 3 मोल, 1 2 3। देयर आर 3 रिएक्शन। इसमें से पकोड़े भी बनाएंगे, इसमें से स्वीट्स भी बनाएंगे, लेकिन कुक हर बार बदल देंगे। ये सारे के सारे गैस है। 1 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन। ये रिएक्शन बाय हार्ट पक्के से कर लेना, 25 टाइम लिख देना, ना याद हो तो मुझे बोल देना, कुछ ना कुछ सेटलमेंट कर लेना। मुझे पहले में प्रोडक्ट चाहिए पकोड़े यानी मीथेन गैस, H2O गैस, ठीक है। सेकेंड वाली जो है प्रोडक्ट, आई वॉन्ट मीथेनॉल, वो भी लिक्विड। लिक्विड कैसे होगा, मीथेनॉल तो गैस होगा। और तीसरे में भी पहला कार्बन वाला तो गैस ही होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, मास कम होता है, तो वो हवा ही होता है। चलो अब तीनों प्रोडक्ट अलग अलग है। देखो, है तो बेसन, कभी बनाया पकोड़ा, कभी बनाया स्वीट्स। अब मिथेनॉल, मीथेनॉल। अब पूछेंगे आपको मीथेनॉल बनाना है तो हम कौन सा कैटालिस्ट सिलेक्ट करेंगे। भाई मिथेनॉल, तो मिथेनॉल तो कॉपर से ही मिलेगा। मिथेनॉल चाहिए तो कॉपर एज अ कैटालिस्ट लेना पड़ेगा। अल्कोहल पीना है तो कॉपर के साथ कुछ मिक्स ऑक्साइड डालने पड़ेंगे, जिंक ऑक्साइड, और क्रोमियम का बोले तो ट्राइऑक्साइड। अकेला कॉपर मिथेनॉल देगा, तेरे नाल मिथेनॉल सिर्फ कॉपर। कॉपर के साथ कुछ और ऑक्साइड्स ले लिए भाई तो वो मिथेनॉल मिल जाएगा। लेकिन कहीं आपको सिर्फ मीथेन गैस चाहिए तो आपको निकल मेटल लेना पड़ेगा। यानी है तो रॉ मटेरियल सेम,
लेकिन आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उसके हिसाब से कैटालिस्ट का सिलेक्शन होता है। तो ये वाले फीचर्स को हम बोलेंगे सिलेक्टिविटी, है ना? क्या बोलेंगे? सिलेक्टिविटी। सो बच्चों, वी कैन से हियर कि कोई भी कैटालिस्ट है, कोई भी कैटालिस्ट, तो वो एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए होता है। ये कैटालिस्ट अगर मीथेन बनाने में काम में आता है तो यही कैटालिस्ट आपको मिथेनॉल में काम में नहीं आने वाला है। तो फॉर स्पेसिफिक रिएक्शन, तो फॉर स्पेसिफिक कैटालिस्ट, फॉर स्पेसिफिक रिएक्शन यू हैव टू सिलेक्ट स्पेसिफिक कैटालिस्ट। तो आप समझ रहे हो। सो बच्चों, आप याद रखो कि द इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट इज स्पेसिफिक। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट इज स्पेसिफिक। और स्पेशली मैं आपको बोलूं, स्पेशली कि जो कैटालिस्ट है कैन बी यूजफुल फॉर अ सर्टेन रिएक्शन, बट इट मे प्रूव टू बी यूजलेस फॉर अदर रिएक्शन, and thus the catalyst is selective for certain reaction. For example, नेचर, तो वो नेचुरली अकरिंग कैटालिस्ट है ना बच्चों, नेचुरली अकरिंग कैटालिस्ट, उनको तो हम एंजाइम बोलते हैं। तो हमारे बॉडी में हर एक रिएक्शन के लिए एक डिफरेंट एंजाइम है। जैसे मैं बोलूं कि पेप्सिन एंजाइम, कौन सा एंजाइम? पेप्सिन, आपको याद रखना है। हाँ, तो पेप्सिन एंजाइम ओनली विल बी एबल टू कन्वर्ट एमिनो एसिड। पेप्सिन का रोल है कि वो कन्वर्ट करेगा एमिनो एसिड फ्रॉम प्रोटीन इन द डिओडिनम। तो पेप्सिन का रोल है प्रोटीन को, किसको? प्रोटीन को कन्वर्ट करना है एमिनो एसिड में, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा पेप्सिन एंजाइम। अब यही पेप्सिन एंजाइम यूरिया का हाइड्रोलिसिस करके यूरिया और यूरिक एसिड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। यानी कोई एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, तो स्पेसिफिक कैटालिस्ट, एक रिएक्शन का कैटालिस्ट दूसरे रिएक्शन में कभी भी काम में नहीं आने वाला है। चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि आपको पूछते हैं। अगेन मैंने अलार्म बजाया है, बी रेडी फॉर दैट क्वेश्चन। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। शेप selective catalysis, shape selective catalysis by zeolite, zeolite। तो शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट एज जियोलाइट। तो जियोलाइट नाम सुना सुना सा लगता होगा आपको। Na2 Al2 Si4 O12 जियोलाइट। स्टैंडर्ड 11 चैप्टर हाइड्रोजन एंड पी ब्लॉक। आपको याद होगा जियोलाइट इज नथिंग बट एल्यूमिनोसिलिकेट। पी ब्लॉक में कल मैंने सिलिकेट का वीडियो रिलीज किया है, वो भी देख सकते हो आप। जीनीट वाले बच्चों रिवाइज कर लो। तो हाइड्रोजन एंड पी ब्लॉक दोनों चैप्टर में जियोलाइट नाम सुने हो आप। इट्स अ एल्यूमिनोसिलिकेट, यानी कि सिलिकेट, ये पीछे वाला पोर्शन जो है वो सिलिकेट है।
और उस सिलिकेट में से सिलिकॉन इज substituted by aluminium, so it is called aluminosilicate। और बच्चों इसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करें तो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था इसका। ड्यू टू दैट हम ये जो कैविटीज इसमें है उस कैविटीज में ये सोडियम आपको दिखते होंगे, तो इसको हम यूज कर रहे थे वाटर सॉफ्टनिंग के लिए। हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे बनाया जाए, उसमें एक मेथड था आयन एक्सचेंज मेथड। याद कर लेना, रिवाइज कर लेना 11th। आयन एक्सचेंज मेथड, उसमें हमने यूज किया था जियोलाइट। और जियोलाइट में कैविटीज में सोडियम थे और हार्ड वाटर के अंदर होते हैं Ca2 और Mg2। और जब हार्ड वाटर जियोलाइट के ऊपर से पास होता था तो ये जो कैविटीज है उसमें Ca2 Mg2 चले जाते थे और कैविटी के अंदर से सोडियम पानी में चले जाते थे। यानी हार्ड वाटर के जो हार्ड सॉल्ट है वो जियोलाइट में रुक जाते थे और सोडियम पानी में चला जाता था, ताकि हार्ड वाटर से ये हार्ड सॉल्ट का एक्सचेंज होता था, आयन एक्सचेंज मेथड। और ये कैटायन एक्सचेंज होता था, तो इट इज यूज्ड एज अ कैटायन एक्सचेंजर रेजिन। ठीक है, तो ये जियोलाइट, इसे अब शेप सिलेक्टिव क्यों बोलते हैं वो सीखना है हमको। तो बच्चों देखो ना, इसके पास एक प्रॉपर शेप है और जो बंदा ये वाले शेप से मैच करेगा, ये वाली साइज से मैच करेगा, उसी में जियोलाइट काम में आएगा। अब आप बोलोगे मैडम अभी नहीं ज़्यादा समझ में आया, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि बच्चों अगर आपके टायर में कुछ गड़बड़ आई, गाड़ी का जो टायर है उसमें प्रॉब्लम आई, आपको टायर को खोलना है, तो टायर में ऐसे बहुत सारे बोल्ट्स लगे होते हैं, ठीक है ना। टायर में क्या लगे होते हैं, बोल्ट। अब हाथ से उस बोल्ट को आप मूव करोगे ऐसे तो नहीं होगा, तो इसके लिए आप एक टूल यूज करोगे, है ना। तो टूल बॉक्स में बहुत सारे टूल्स होते हैं, फिर एक टूल को आप उठाओगे, उस बोल्ट में डालोगे, वो टूल वो बोल्ट में फिट हो जाएगा, फिर वो टूल से ऐसे मूव करोगे तो बोल्ट खुल जाता है। तो आपको बोल्ट खोलने के लिए एक स्पेसिफिक टूल चाहिए, यानी अच्छे बोल्ट का जो साइज होता है वही साइज का आप टूल यूज करते हो। बड़े वाला लोगे तो बोल्ट के साथ फिट नहीं होगा, तो वो बोल्ट नहीं खुलेगा। तो एग्जैक्टली द सेम कि अगर मुझे कोई रिएक्शन में जियोलाइट यूज करना है तो वो टूल की तरह यूज करना है कि जो भी रिएक्टेंट उसका शेप ये वाले शेप के अंदर अगर मैच होता है तो ही रिएक्शन होगा। दूसरी चीज, रिएक्टेंट का शेप तो सही है, चलो, फिर रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है ना उसका शेप भी इससे छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा वाला शेप बन गया प्रोडक्ट का तो इसके अंदर फंस जाएगा, फंसने के बाद वो निकलेगा नहीं। तो इसीलिए ये जो कैटालिस्ट जब सिलेक्ट होता है तब ये देखा जाता है कि रिएक्टेंट का शेप कैसा है, उससे मिलने वाले प्रोडक्ट का शेप कैसा है, और शेप के हिसाब से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसीलिए इसे बोला जाता है शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। बच्चों ये इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं वो पोर साइज, जियोलाइट की जो कैविटी है या जो पोर्स है उसका पोर साइज जो है वो है 260 से लेके 740 पिकोमीटर तक का इसका पोर साइज होता है। ठीक है, तो जियोलाइट का जो साइज है पोर साइज वो 260 से
740 पिकोमीटर का होता है और जियोलाइट को यूज करने से पहले पूरा डिहाइड्रेट किया जाता है, उनके सारे कैविटीज को साफ किया जाता है ताकि कैविटीज में वो पोर्स जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाए और उसी पोर्स के अंदर ये रिएक्टेंट आराम से बैठ जाए। समझे आप? यहाँ पे आप बोल सकते हो बच्चों कि द कैटालिटिक रिएक्शन डिपेंड्स, यहाँ पे जियोलाइट की मैं बात करूं तो कैटालिटिक रिएक्शन डिपेंड्स, कैटालिटिक रिएक्शन डिपेंड्स ऑन दी pore structure, depends on the pore structure of catalyst, pore structure of catalyst, size of reactant, size of reactant and size of reactant and molecules of product। साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों पे डिपेंड करेगा इसका कैटालिटिक एक्शन। सो इट इज कॉल्ड शेप सिलेक्टिव। व्हाई इट इज कॉल्ड शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट, है ना? व्हाई इट इज कॉल्ड शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट? तो बच्चा लोग, ये कैटालिटिक रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द पोर स्ट्रक्चर। ये पोर स्ट्रक्चर जो है इस पे डिपेंड करता है, उसकी साइज पे डिपेंड करता है। और किसकी साइज पे? ये पोर की साइज तो फिक्स है, लेकिन जो रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट है, उनकी साइज पे डिपेंड करता है कि इसको यूज किया जाए या ना किया जाए। अगर इन दोनों की साइज इसमें फिट होती है तो इसके फीचर के हिसाब से इसे सिलेक्ट किया जाता है। इसलिए ये है शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट जियोलाइट। तो जियोलाइट का स्ट्रक्चर हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना? और हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में जियोलाइट जो है वो केमिकली क्या है? 3 डायमेंशनल नेटवर्क सिलिकेट है। ये एल्यूमिनो सिलिकेट है। 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड इसे बोलते हैं। 3 डायमेंशनल चैप्टर नंबर 1 में था ना नेटवर्क सॉलिड, तो एक नेटवर्क सॉलिड है ये। और उस नेटवर्क सॉलिड जो है उसकी पोर का साइज मैंने बता दिया। और इसको यूज करने से पहले इट इज हीटेड इन द वैक्यूम सो दैट वाटर ऑफ हाइड्रेशन इज रिमूव्ड। इसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन जो भी होता है तो इसको वैक्यूम में गर्म करके वाटर ऑफ हाइड्रेशन इसका रिमूव किया जाता है। अब स्टूडेंट, इसके बारे में आपको बहुत सारे एमसीक्यू, अलार्म बज रहा है याद रखना, इससे आपको एमसीक्यू आने वाले हैं। नहीं आएंगे एमसीक्यू, ऐसा नहीं होगा। तो ध्यान से पढ़ लो इसके एमसीक्यू कि दे आर मेनली यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल। इनके यूजेस आप ध्यान में रखना। जियोलाइट्स आर मेनली यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फॉर व्हाट? तो फॉर आइसोमराइजेशन, यानी नॉर्मल ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन बनाना है, नॉर्मल ब्यूटीन से आइसोब्यूटीन में जाना है, आइसोपेंटेन से नियोपेंटेन में जाना है, तो इसे आइसोमराइजेशन बोलते हैं। तो इट इज यूज फॉर आइसोमराइजेशन एंड क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन होते हैं 10, 12, 15, 20 नंबर वाले कार्बन वाले, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। जैसे हमें हेक्सेन को क्रैक करेंगे तो हमें ब्यूटेन और इथेन मिल सकता है। और इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन वो गैस हम एलपीजी गैस कैसे बनाएं?
तो बड़े वाले हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करके छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन बना के हम एलपीजी गैस बना सकते हैं, यानी क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, है ना। और दूसरा वन इम्पॉर्टेंट जियोलाइट, एक ब्रांड है जियोलाइट का ZSM5। मैंने बड़े फॉन्ट में लिखा है ताकि ये बड़े फॉन्ट जो है आपके ब्रेन के साथ प्रॉपर डायरेक्शन से, प्रॉपर एनर्जी के साथ कोलिजन कर ले, और कोलिजन अच्छे से अगर हो गया आपके ब्रेन के साथ तो आपका जो सीपीयू है ब्रेन वाला वो एक्टिव हो जाएगा और सीपीयू की मेमोरी फाइल में ZSM5 सेव हो जाएगा। तो वन इम्पॉर्टेंट जियोलाइट ZSM5 which is used in petrochemicals. Why? तो it converts अल्कोहल, ध्यान से सुनो, अल्कोहल इंटू गैसोलीन, दारू से सीधा पेट्रोल। अजीब लगे ना, गुजरात में कितनी दारूबंदी है, तो जितना दारू मिले उसे पेट्रोल में कन्वर्ट किया जाए तो कितना फायदा हो जाएगा। तो बाय डिहाइड्रेशन, दारू की बोतल का डिहाइड्रेशन करवा दिया तो पेट्रोल बनेगा विद द हेल्प ऑफ ZSM5। तो जियोलाइट एक इम्पॉर्टेंट ब्रांड है ZSM5। इट कन्वर्ट्स अल्कोहल इंटू गैसोलीन बाय डिहाइड्रेशन। समझ गए? तो हेंस ZSM5 आपको समझ में आ गया। और अगेन बच्चों, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए एज अ कैटायन एक्सचेंजर रेजिन, कैटायन एक्सचेंजर जियोलाइट यूज होता है। तो ये हो गया आज का टॉपिक, नेचर और फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट, जिसमें आपने सीख लिया था पहले वाले पेपर में क्या, कौन सा टॉपिक। तो आज हो गया नेचर ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट, जिसमें पहला था एक्टिविटी, दूसरा था सिलेक्टिविटी, उसके बाद था शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस, जियोलाइट, और लास्ट में यूजेस ऑफ जियोलाइट। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा एब्सॉर्प्शन थियरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, एब्सॉर्प्शन थियरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, एंड नेक्स्ट एंजाइम कैटालिसिस।